मौद्रिक नीति समिति के जिस फैसले का सभी को इंतजार था वो फैसला आ गया है। मौद्रिक नीति समिति ने अपनी नीतिगत रेपो रेट में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है, यानी उसको 5.25% के स्तर पर स्थिर रखा है। इस फैसले का क्या मतलब है, इसका क्या महत्व है, इसके पीछे के कारण क्या है और साथ ही रेपो रेट के माध्यम से किस प्रकार से बाजार में मौद्रिक प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, ये सभी पक्ष जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन पक्षों पर आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। जहां तक रेपो रेट की जब हम बात करते हैं तो रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। किस प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं? अल्पकालिक ऋण प्रदान किए जाते हैं। तो आरबीआई ने हाल ही में, या आप कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसका फैसला लेती है रेपो रेट का, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस रेट को 5.25% के स्तर पर स्थिर रखा है। अगर हम दिसंबर 2024 की स्थिति की बात करें तो उस समय रेपो रेट 6.50% था और उसके बाद दिसंबर 2025 तक इस रेट को 5.25% के स्तर पर ले आया गया। आप जानते हैं कि इस रेट का फैसला कौन करती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। कब से कर रही है? वर्ष 2016 में इसको अस्तित्व में लाया गया था। आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन करके उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हम ये व्यवस्था लेकर के आए थे। और एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं और 3 कहां से होते हैं? 3 गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं। और ये बहुमत से फैसला लेती है। अगर किसी फैसले पर एक तरह से बराबर के वोट पड़ते हैं तो आरबीआई के जो गवर्नर है, जो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अध्यक्षता करते हैं, गवर्नर का फैसला, उन्हीं का वोट अंतिम एक प्रकार से मान लिया जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ये एक विशिष्ट भूमिका होती है आरबीआई जो रेपो रेट को निर्धारित करने में। तो आप देखेंगे कि दिसंबर 2024 से लेकर के दिसंबर 2025 के बाद रेपो रेट के बीच में, रेपो रेट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। लेकिन उसके बाद एमपीसी ने किसी प्रकार का कोई बदलाव अपनी फरवरी 2026 की समीक्षा में और अब अप्रैल 2026 की समीक्षा में इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। एमपीसी को कम से कम 4 वर्ष में 4 बार इस प्रकार की समीक्षा करनी होती है, यानी बैठक करनी पड़ती है। लेकिन सामान्य तौर से एमपीसी हर 2 महीने में ये काम करती है। तो एक तरह से वो 2 महीने में अपने जो आर्थिक संकेतक हैं उसके आधार पर ये समीक्षा करती रहती है। तो ये सामान्य बात हुई। जो रेपो रेट होता है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये व्यवस्था हम लाए थे 1 अक्टूबर 2019 से। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि ये जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट के रूप में रेपो रेट काम करता है, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर रेपो रेट में किसी प्रकार का बदलाव होता है, यानी इसमें किसी तरह की कमी की जाती है, तो बैंकों को, कॉमर्शियल बैंक्स को तुरंत अपना जो होम लोन है, अपना जो कार लोन है या ऑटो लोन है, उसमें इस प्रकार से बदलाव करना पड़ता है ताकि ग्राहकों को उसका लाभ तुरंत मिले। तो ये व्यवस्था 1 अक्टूबर 2019 से हम लाए थे, जब हमने रेपो रेट को किसमें घोषित किया था? एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट में घोषित किया था। इसलिए अगर रेपो रेट में किसी प्रकार का बदलाव होता है, कमी की जाती है, तो ग्राहकों को उसका तुरंत लाभ मिलने की संभावना रहती है। अगर ये स्थिर रहता है तो इसका मतलब है कि बैंकों के द्वारा भी अपने होम लोन, कार लोन या इनके अंतर्गत जो ईएमआई पर देते हैं ग्राहक, उसमें किसी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और अगर रेपो रेट बढ़ता है तो उसके बाद ईएमआई पर भी आपका खर्चा बढ़ सकता है। तो ग्राहकों को डायरेक्ट इंपैक्ट करने वाली चीज होती है रेपो रेट। रेपो रेट के माध्यम से बाजार में मौद्रिक प्रवाह को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है उसको हम जानेंगे। और आरबीआई के कौन से साधन है जिसके माध्यम से वो बाजार में मौद्रिक प्रवाह को नियंत्रित करता है, उन सभी पक्षों पर बात होगी। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान का जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप घर बैठकर ही इसके माध्यम से अपनी जीएस की पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में ये शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में ही पड़ेगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 27 अप्रैल को, इंग्लिश का बैच 28 अप्रैल को और इंग्लिश का बैच 29 अप्रैल को प्रारंभ होगा। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी। नोट्स उपलब्ध होंगे आपको इंग्लिश में।
आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर दीजिए, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आपका एडमिशन हो जाएगा। जब एडमिशन ले रहे हों और इस फीस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर यहां आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट होने पर 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आरबीआई अपने अलग अलग नीतिगत दरों के माध्यम से क्या करता है, बाजार में मौद्रिक प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करता है। सामान्य रूप से आप देखेंगे कि एमपीसी के द्वारा ही रेपो रेट से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन जो दूसरे साधन है, चाहे वो कैश रिजर्व रेशियो हो यानी सीआरआर हो, चाहे वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो यानी एसएलआर हो, या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन हो, ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा सीधे तौर पर किए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि आरबीआई के पास बहुत से साधन है जिसके माध्यम से वो मौद्रिक प्रवाह को नियंत्रित करता है। जैसे रेपो रेट का आप उदाहरण लीजिए, रेपो रेट का उदाहरण लीजिए कि रेपो रेट को अगर आरबीआई बढ़ा करके सामान्य रेट मान लीजिए इसका रेट है 6.5%, या आप वर्तमान ही मान लीजिए, जो वर्तमान में रेट है 5.25%, अगर आरबीआई इसको बढ़ा करके 5.5 या 6% कर देता, तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब होता कि कॉमर्शियल बैंक को जो अल्पकालिक ऋण आरबीआई से प्राप्त होगा वो ज्यादा, उसकी लागत बढ़ जाएगी। जब ये इसकी लागत बढ़ जाएगी तो इसके द्वारा जो लोन दिया जाता है, जो ऋण प्रदान किया जाता है, चाहे वो व्यक्ति को प्रदान किया जाए, चाहे वो संस्थाओं को प्रदान किया जाए, या किसी को भी, कोई ऐसी कंपनी हो जो कि इन्वेस्टमेंट करती है उसको प्रदान किया जाए, ये क्या हो जाएगा, ये महंगा हो जाएगा। जब ये महंगा हो जाएगा तो महंगा होने के कारण जो निवेश है उस निवेश में एक नकारात्मक प्रवृत्ति उभरेगी, क्योंकि आपके द्वारा ऋण प्राप्त करने की जो लागत है वो बढ़ चुकी है। तो इससे निवेश में, इन्वेस्टमेंट में कमी आने की संभावना रहती है, और जब इन्वेस्टमेंट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट कम होने से उत्पादन पर असर पड़ता है, यानी उत्पादन घटता है, और उत्पादन जब घटता है तो आर्थिक गतिविधियां संकुचित होती है और उसका रोजगार पर भी एक नकारात्मक असर पड़ता है। अगर यही रेपो रेट 5.25% से घटा करके 4.5% या 5% पर कर दिया जाए तो उसका सीधा सा मतलब है कि कॉमर्शियल बैंक द्वारा जो आरबीआई से अल्पकालिक ऋण लिया जाता है उसकी लागत क्या हो गई है, उसकी लागत घट गई है, जिसका असर जो बैंक द्वारा अलग अलग प्रकार से लोन दिया जाता है, उस लोन को लेने की जो लागत है, लोन प्रदान किया जाता है बैंकों के द्वारा, और लोन पर जो ब्याज दर अगर घटा देंगे तो इससे जो अलग अलग व्यक्ति या संस्थाएं या निवेशक लोन प्राप्त करते हैं उस पर उन्हें कम ब्याज देना पड़ेगा, और कम ब्याज देना पड़ेगा तो वो ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे तो हो सकता है मशीनरी में, पूंजीगत स्थितियों में ज्यादा निवेश करें, और जब निवेश ज्यादा होगा तो उत्पादन का इससे विस्तार होगा, और उत्पादन का विस्तार होगा, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा, तो इससे रोजगार पर भी एक सकारात्मक असर पड़ेगा। तो इस तरह से ये चीजें प्रभावित करती हैं, और इन्हीं के माध्यम से क्या किया जाता है, बाजार में मौद्रिक प्रवाह को नियंत्रित भी किया जाता है। आरबीआई का मुख्य काम आप जानते हैं महंगाई को नियंत्रित करना होता है। तो अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उसको नियंत्रित करने के अंतर्गत आरबीआई क्या कर सकता है, बाजार में मौद्रिक प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। तो मौद्रिक प्रवाह किस प्रकार से नियंत्रित करेगा, वो अपने रेपो रेट को बढ़ा देगा, और जब रेपो रेट बढ़ जाएगा तो आप देखेंगे कि मार्केट में पैसा कम आएगा। अगर महंगाई कम है और वो आर्थिक गतिविधियों को विस्तारित करना चाहता है, महंगाई बिल्कुल नियंत्रण में है, तो आरबीआई क्या करेगा, अपने रेपो रेट को कम करेगा, और इस प्रकार से वो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की एक व्यवस्था उत्पन्न कर देगा, केवल रेपो रेट को कम करने के माध्यम से। इसी प्रकार से आरबीआई के पास और भी साधन होते हैं, जैसे कैश रिजर्व रेशियो भी एक साधन होता है, नकद आरक्षित अनुपात। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास रखना पड़ता है। कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत नकद के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति का सामना करने में वो लोग सक्षम हो सके। तो इसके माध्यम से अगर सीआरआर आरबीआई बढ़ा दे तो इससे क्या हुआ कि बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का ज्यादा प्रतिशत, ज्यादा पैसा यहां पर रखना पड़ेगा, और इससे उनकी लोन देने की जो ताकत होगी वो कम हो जाएगी।
तो इस प्रकार से भी बाजार में मौद्रिक प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। अगर पैसा ज्यादा भेजना हो तो सीआरआर को घटा देगा, तब बैंकों के पास कुल जमा राशि का ज्यादा प्रतिशत बचेगा और वो ज्यादा लोन दे सकेंगे। इसी प्रकार से है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। ये क्या होता है कि बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक खास प्रतिशत तरल संपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है। तरल संपत्तियों का मतलब है नकद के रूप में रखना पड़ेगा, सोने के रूप में रखना पड़ेगा, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखना पड़ेगा, और इसके माध्यम से भी बाजार में मौद्रिक प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार से ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। इसमें आरबीआई क्या करता है, तरलता का प्रबंधन किस प्रकार से करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद या बिक्री के माध्यम से मौद्रिक प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो ये सारे आरबीआई के साधन हैं, जिसमें से इन सब का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, आरबीआई के द्वारा निर्णय लिया जाता है। और यहां पर हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की व्यवस्था की हुई। तो इससे महंगाई को नियंत्रित करने या आर्थिक गतिविधियों को विस्तारित करने का निर्णय आरबीआई के द्वारा लिया जाता है। जब महंगाई नियंत्रित होती है और आगे भी उसकी न बढ़ने की संभावना रहती है, तब आर्थिक गतिविधियों को विस्तार देने का काम भी मुख्य पॉलिसी रेट में बदलाव करके, उसको कम करके किया जा सकता है। सीआरआर को कम करके भी किया जा सकता है, एसएलआर को भी कम करके किया जा सकता है। ये आरबीआई के साधन है। अब रेपो रेट को स्थिर रखा गया है 5.25% पर। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आप ये जानते हैं कि मध्य पूर्व में बहुत बड़ा संकट चल रहा है। हालांकि अभी जो सीज फायर 2 सप्ताह का हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच, इसने काफी पॉजिटिव हालात पैदा किए हैं। लेकिन इस ईरान संकट की वजह से, ईरान वॉर की वजह से क्या हुआ है कि बाजार में एक अनसर्टेनिटी, एक अनिश्चितता का माहौल बना है। एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का लगातार माहौल बना है। और न केवल इसका माहौल बना है, इसका माहौल बनने का कारण है एनर्जी प्राइसेस। एनर्जी प्राइसेस इसका एक कारण है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, वहां से बहुत बड़े स्तर पर ऊर्जा के अलग अलग साधनों का प्रवाह होता है, चाहे वो कच्चा तेल हो, चाहे वो एलपीजी हो, एलएनजी हो। आप भी देखेंगे अगर भारत पर भी इसका एक असर है। भारत पर असर किस प्रकार से है, जैसे भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का 88% से अधिक आयात करता है, और जिसका बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट एशिया पर डिपेंड है। उसी प्रकार से भारत अपनी एलपीजी की टोटल आवश्यकता का 60% आयात करता है, जो 90%, इस 60% का 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। यानी एक प्रकार से एलपीजी की टोटल आवश्यकता का 54% भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आयात करता है। तो इसकी वजह से मार्केट में एक अनिश्चितता आई। शेयर बाजार में भी लगातार आप देखेंगे कि बहुत अधिक कंपनियों के जो शेयर है उसमें एक गिरावट आपको देखने को मिलेगी इसी अनिश्चितता के कारण। लेकिन फरवरी 2026 के अनुसार भारत में जो इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन है, वो 3.21% पर बना हुआ है। जो आरबीआई का जो टारगेट है 4% का, उससे अभी भी नीचे है। हालांकि आरबीआई ने इस टारगेट को 4% को फ्लेक्सिबल रखा है ±2% पर, यानी 2 से 6% पर वो सामान्य रूप से अपने टारगेट को सेट किए हुए है। बेसिक टारगेट है उसका 4% का। तो यहां पर आरबीआई को किसी प्रकार की अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन भविष्य में अभी भी जो ईरान संकट के कारण एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है और इससे महंगाई भविष्य में बढ़ सकती है। इसलिए आरबीआई ने अपने रेपो रेट को 5.25% पर ही स्थिर रखा है। आरबीआई बेसिकली वेट एंड वॉच की अप्रोच के साथ काम कर रहा है। अब ईरान संकट में के अंतर्गत ये 2 सप्ताह का जो सीज फायर हुआ है, इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। और अभी आप देखेंगे कि ईरान संकट के बीच ही जो क्रूड ऑयल है, ब्रेंट क्रूड ऑयल है, उसके प्राइसेस $119.5 पर बैरल पर पहुंच गए थे। और अभी इस खबर के 2 सप्ताह की सीज फायर की खबर के आने के बाद ये $94 to $95 पर बैरल पर आ गए। तो इसका सीज फायर का एक सकारात्मक असर भविष्य में पड़ सकता है, लेकिन अभी आरबीआई वेट एंड वॉच अप्रोच के अंतर्गत है, इसलिए उसने अपने रेपो रेट में किसी प्रकार का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से कोई बदलाव नहीं किया। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हर 6 महीने में होती है।
उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।